हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की वीडियो नंबर 4 है और आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो सकता है, कोई सर्कुलर आर्क हो सकता है हमें एक रिंग दे दी जाए और उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने को कहा जाए, या हो सकता है कोई सर्कुलर डिस्क दे दी जाए और उसकी वजह से उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इनमें जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर उसकी इंटेंसिटी निकालते हैं तो वंस अगेन हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब आप कहोगे कि सर मैं तो बायो से हूं, मैं सर 11th में अभी अभी आया हूं और मैथ वाले सर ने अभी कैलकुलस शुरू नहीं किया है। वैसे भी अगर कैलकुलस शुरू होती है तो सेकेंड हाफ पोर्शन में हमें इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलता है। शुरू में तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं। कोई बात नहीं, इसमें इतना भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है कि इसको समझा ना जा सके। मैं हूं ना, मैं आपको समझाऊंगा आराम से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बायो के हैं या आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता। हम लोगों ने भी जब पहली बार पढ़ा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट पढ़ते पढ़ते देखते देखते अंडरस्टैंडिंग बन गई और समझ में आने लगा। तो पहले क्विकली क्या करते हैं कि पिछली वीडियो में जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में मैंने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फोर्स कई तरह के होते हैं। उसमें एक क्लासिफिकेशन ये होता है कि फोर्स कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नेचर में कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, यानी जिनके लगने के लिए एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह का कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता। जैसे मेरे और आपके बीच में, आप पता नहीं किस शहर में कहां बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं पता नहीं कहां हूं, मेरे और आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जबकि हमारे और आपके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और मून के बीच में इतना वास्ट डिस्टेंस होते हुए भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये बड़ी वियर्ड चीज नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं है फिर भी समहाउ फोर्स लगाता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड का कॉन्सेप्ट गढ़ा गया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, क्या हो, मास, वो अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है। तो आज के बाद से आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे एज इट इज नहीं देखेंगे। कोई भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं इस यूनिवर्स में, किसी आदमी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो किसी भी आदमी को हम देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, अर्थ पे है कुछ ना कुछ वेट होगा, उसका एक वॉल्यूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम से उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके साथ अटैच्ड हैं। लेकिन आज के बाद अब हम उसके साथ एक फील्ड को एसोसिएटेड देखेंगे। ये कोई बंदा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड अटैच है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है। उसी को हम फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ जो इन्फ्लुएंशियल फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मैग्नेट होगा या करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके चारों तरफ जो इन्फ्लुएंशियल फील्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसमें क्या हो, मास, तो वो अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है 3 डायमेंशन में। इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये करता क्या है, अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा मास रखा जाए तो इस फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगना बेसिकली 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में इसकी वजह से फील्ड डेवलप होगी और दूसरे स्टेप में फील्ड डेवलप क्या होगी, फील्ड है। मास ऐसा तो है नहीं कि मास डेवलप हो रहा है। हर ऑब्जेक्ट में मास होता ही होता है। मास हो सकता है बढ़ जाए, मास हो सकता है घट जाए, बट मास तो होता ही होता है। बिना मास के क्या किसी ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे उसमें मास ना हो? खोज के बताना, क्या ऐसा कोई पार्टिकल होता है जिसमें मास ना हो लेकिन फिर भी वो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे? तो इसके साथ ऑलरेडी फील्ड है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फिर हमने पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन किया था कि इसकी फील्ड कितनी तगड़ी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पे हमने कहा था कि एक टेस्ट मास रख दो आप m0, फील्ड में है तो इसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर Fg हो तो इंटेंसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है I = Fg/m0।
कुछ बुक्स में इसको ई लिखा जाता है, हम आई लिखेंगे, आई फॉर इंटेंसिटी। यहां से इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ सकती है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए या टेस्ट मास रखा जाए, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सेलरेशन को मेजर करके उस एक्सेलरेशन की वैल्यू से भी हम समझ सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी तगड़ी या कितनी नॉर्मल है। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ। इसमें एफ जी का जो फॉर्मूला न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो एक और फॉर्मूला हमें मिलता है, आई इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। आई प्रोपोर्शनल टू एम होगा, मास जितना तगड़ा होगा इंटेंसिटी उतनी ही तगड़ी होगी। आई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। इंटेंसिटी हमेशा स्पेस के किसी पॉइंट पर निकालते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के खुद के फील्ड की वजह से उस पर खुद कोई फोर्स नहीं लगता। मतलब ये अपने चारों तरफ जो इन्फ्लुएंशियल फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। नहीं, ऐसे फोर्स लगने लगे तो सब कोई अपने ही फील्ड में अपने ही फोर्स से इधर उधर भागने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे सोर्स की वजह से, जिस सोर्स में कोई मास होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रही है, उसमें अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के खुद के फील्ड की वजह से खुद पे कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो गई आपको। फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई की डायरेक्शन वही होगी जो एफ जी की डायरेक्शन होगी। एफ जी की डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी, इस पॉइंट पे मेरी तरफ, इस पॉइंट पर मेरी तरफ, हमेशा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगी। उसके बाद यहां से एफ जी इज इक्वल्स टू देखा जा सकता है आई इंटू एम नॉट। हालांकि फॉर्मूला में टेस्ट मास है, लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी तरह के मास के लिए लग जाता है। अभी इंटरमीडिएट में हो ना, कई जगह आपको माफ भी किया जाता है कि चलो बेटा लगा लो। तो अगर कहीं पे इंटेंसिटी गिवन हो कि भाई कहीं पे इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर केजी है टुवर्ड्स ईस्ट, अब कहा जाए कि वहां अगर 2 केजी का मास रख दें तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई मास। तो इंटेंसिटी 100 है मल्टीप्लाइड बाई मास 2 kg, ये आ गया 200 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। और जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में फोर्स, या जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का अब आगे एप्लीकेशन होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला केस लेते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम का। एक केस मैंने फाइनाइट रॉड का लिया था, उसकी वजह से फोर्स निकाला था। तो वहां फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा गया था, यहां पे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, बाकी प्रोसीजर सेम होगा। तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे इनफाइनाइट रॉड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये है एक इनफाइनाइट रॉड, नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर प्लस इनफाइनाइट। इसका लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा। डरो मत, कोई भी नया टर्म सुनने को मिले फिजिक्स में, हर चैप्टर में 4-5 नए टर्म मिलते हैं, तो हर टर्म को देखो, समझो अच्छे से, उसका यूनिट निकालो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, समझो कि वो क्या है। तो बहुत बेसिक सी चीज है, यूनिट लेंथ पे जितना भी मास होगा उसी को लैम्डा बोलेंगे। जैसे कोई रॉड है, उसकी लेंथ L है और उसका मास m है, तो L लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/L। इसी को बस लैम्डा बोलते हैं। यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर। अब इससे चलते हैं d डिस्टेंस पे, और यहां एक पॉइंट लेते हैं P। इसी P पॉइंट पे इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो भी फील्ड डेवलप हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
केस क्लियर हो गया? क्या केस है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी मैंने फोर्स वाले वीडियो में बताया था। वहां एक मास रखा था, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाले थे हम लोग। यहां मास गायब है, सिर्फ फील्ड निकालनी है। क्या करेंगे, यहां से चलते हैं x डिस्टेंस ऊपर और इसका एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा, इसकी मान लेते हैं लेंथ कितनी है dx। इसमें मास भी बहुत छोटा होगा, इसका मास मान लिया जाए dm। छोटा सा जो टुकड़ा हमने लिया है, ये छोटा सा टुकड़ा dx, इसका जो मास होगा वो हमने मान लिया कितना, dm। यूनिट लेंथ पे कितना मास है, लैम्डा, तो dx लेंथ पे मास कितना होगा, लैम्डा dx। क्यों भाई, यूनिट लेंथ पे मास कितना है, लैम्डा बाय डेफिनेशन। तो dx लेंथ पे मास कितना होगा, लैम्डा dx। और यही dx लेंथ पे जो मास लैम्डा dx आया वही dm है, वही मैंने इसको क्या एज्यूम किया है, dm। तो इसका मास भी निकाल लिया हम लोगों ने, लैम्डा dx। अब पूरे आप इनफाइनाइट वायर को मत देखो, सिर्फ इस छोटे से टुकड़े dx को देखो और बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। इसकी वजह से बताओ, अच्छा P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मास है तो फील्ड क्रिएट करेगा। इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो भी बहुत छोटी सी होगी, उसकी वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि लेंथ बहुत कम है, मास भी बहुत कम है। तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो पहली बात इसी की तरफ पॉइंटेड होगी, छोटी सी होगी, मान लेते हैं di। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, जिस चीज की जरूरत महसूस हो और ना गिवन हो उसको मान लो, उसको थीटा मान लेते हैं। इस di के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर di cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा इधर di sin थीटा। यहां तक भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक ऐसा ही एक एलिमेंट बताओ, अच्छा x डिस्टेंस अगर हम नीचे जाएं तो यहां भी हमें मिलेगा ना ऐसा ही dx। इसकी वजह से भी P पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ड्यू टू सिमेट्री सेम होगी, यानी इसको भी नो डाउट di ही लिखा जा सकता है। मास सेम सेम, डिस्टेंस सेम सेम, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम सेम। इस डिस्टेंस को r मान लें, इस r की वैल्यू भी चाहो तो आप लिख सकते हो, या पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिख लेते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका भी कंपोनेंट करते हैं, इधर एक कंपोनेंट आया फिर से di cos थीटा और ये कंपोनेंट आ गया di sin थीटा। अभी कहीं कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही है, ये तो क्लास 11 के पहले दूसरे चैप्टर में वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन वही तो है। अब यहां दिमाग लगाओ, दो हमने एलिमेंटल छोटे छोटे पार्ट इसके टुकड़े लिए, उसकी वजह से P पॉइंट पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देखी। उसके हमने दो कंपोनेंट किए, कॉस वाला कंपोनेंट और एक साइन वाला कंपोनेंट। बताओ अच्छा ये di sin थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल, एक्शन लाइन में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट है ना, तो ये एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर देंगे। और ये di cos थीटा सेम डायरेक्शन में आने की वजह से ऐड होगा ना। अगर ये पूरा वायर हम कंसीडर ना करें, सिर्फ इन दोनों एलिमेंटल टुकड़ों को कंसीडर करें, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है और di cos थीटा जुड़ेगा, ऐड होगा। तो हम बोलेंगे P पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड di cos थीटा प्लस di cos थीटा दैट इज टू di cos थीटा होगी। लेकिन हमारे पास तो पूरा इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट वायर है, अब क्या करेंगे। तो सोचो अगर इसको ऐसा ही हम छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने ऊपर और नीचे, तो कोई भी टुकड़ा जो ऊपर लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ठीक उतनी ही दूरी पे नीचे भी एक टुकड़ा होगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी और इसकी वजह से जो फील्ड होगी, उसका कॉस वाला कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में आएगा, साइन वाला कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आएगा, हेंस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करता चला जाएगा। तो पूरे वायर की वजह से सारा di sin थीटा कैंसिल होता चला जाएगा और सारा di cos थीटा जुड़ता चला जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पर इस पूरे के पूरे वायर की वजह से
जो नेट या टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सभी डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट्स का समेशन होगा। अब सोचो ये समेशन कैसा, कोई ऑर्डिनरी समेशन है कि 5-10 डी आई कॉस थीटा हमें मिल रहे हैं और हमें जोड़ना है? नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी समेशन नहीं है। इसमें पता नहीं इस तरह से कितने इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, उनकी वजह से पता नहीं कितना डी आई कॉस थीटा आएगा। तो उसको हम ऐसे ऑर्डिनरी अर्थमेटिकली जोड़ नहीं सकते। उसके लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये जो साइन है वो इंग्लिश का लेटर एस ही है, एस मतलब समेशन। तो समेशन करने से पहले, इंटीग्रेशन करने से पहले इसमें एक दो चीज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, इस वाले ट्राइंगल में देखो अगर tan थीटा मैं ले लूं तो tan थीटा क्या होगा, x/d। यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी d tan थीटा। अब यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू डी tan थीटा, दोनों और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। dx/d थीटा इज इक्वल्स टू d कॉन्स्टेंट है बाहर, d थीटा ऑफ tan थीटा। dx/d थीटा इज इक्वल्स टू डी, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा। यहां से dx की वैल्यू हमें मिलेगी d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक तो इसको डब्बे में बंद कर लिया जाए, कहीं भाग ना जाए, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। फिर यहां देखो इस वाले रिलेशन में आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में यहां से x की वैल्यू d tan थीटा यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x स्क्वायर है तो ये आएगा d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर कॉमन, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये काम आएगा, ये काम आएगा। इसको लिख लें क्या इधर कहीं कॉपचे में, इसको इधर लिख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मिली क्या, dx इज इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक मिला आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अभी भी कहीं कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही, तो सिंपल हाई स्कूल की मैथमेटिक्स है, थोड़ा यहाँ डिफरेंशिएशन बस यूज हुआ है, तो फॉर्मूले से मैथमेटिक्स चलती है, जैसा फॉर्मूला लगा उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, अब इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। तो ये इतनी एनालिसिस से, इस फिगर से जो ऊपर नीचे डी आई साइन थीटा और इधर डी आई कॉस थीटा बनाया गया है, हम ये तो कह सकते हैं ना कि P पॉइंट पे जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सभी डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट्स का सम होगी। सो वी कैन राइट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, सभी डी आई कॉस थीटा को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और ये कोई ऑर्डिनरी सम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। आई पी इज इक्वल्स टू, अब देखो डी आई क्या है, डी आई इस छोटे से टुकड़े की वजह से पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है डी आई। तो इसमें बताओ अच्छा पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अगर ये बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो क्या होगी, जी। फिर इसका मास ये रहा डीएम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक एक स्टेप समझ में आ रहा है। आई पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी, डीएम की जगह लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अगर हम वेरिएबल्स देखें तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एक तो dx वेरिएबल है, dx ऊपर भी जा रहे हो आप, नीचे भी जा रहे हो, थीटा भी वेरिएबल है। इस dx के लिए जो एंगल थीटा बन रहा है, अगर dx हम ऊपर लेंगे तो ये थीटा चेंज हो जाएगा, तो थीटा भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ये जो r डिस्टेंस हमें दिख रहा है उसकी भी वैल्यू लगातार क्या होगी, चेंज होगी। तो ये तीन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको हमें 3 वेरिएबल से कन्वर्ट करना होगा, किसमें, एक वेरिएबल में। उसी के लिए सब डब्बा और जुगाड़ पहले ही मैंने बना लिया था।
तो बस dx की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर देखो मैजिक। तो ये आया आई पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी लेमडा डी एक्स, कहाँ गया भाई, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा। अच्छा, ये सब कॉस थीटा सेक थीटा साइन थीटा सब फैमिली मेंबर्स की तरह लगते हैं, नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में अगर इंटरेस्ट होता है तो बड़ा मजा आता है इन सब का नाम सुन के, ऐसा लगता है घर में ही रहते हैं सब, साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कुछ निपटेगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा निपट गया, एक डी से डी भी निपट गया। आई पी इज इक्वल्स टू, हमें देखो डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में जो चीज़ कांस्टेंट हो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो जी कांस्टेंट लेमडा कांस्टेंट अपॉन एक डी बचेगा, ये भी कांस्टेंट है। ये डी तो कांस्टेंट है ना, आप ऊपर नीचे dx लेते रहो, इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p की वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो g लेमडा बाई डी ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां पे देखो लिमिट भी लगानी पड़ेगी, हमें इस पूरे के पूरे वायर को कवर करना है। तो जब हम नीचे जाएंगे तो देखो थीटा को ध्यान से देखते हैं, अभी थीटा कितना दिख रहा है, लगभग वही होगा 30 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास। अगर dx को आप यहां लोगे तो थीटा की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, dx आप यहां लोगे तो थीटा की वैल्यू और ज्यादा होगी, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर हम dx और नीचे करते चले जाएं तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जब आप एकदम माइनस इनफाइनाइट वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे, हालांकि इनफाइनाइट कोई फिक्स्ड पॉइंट तो नहीं है, इनफाइनाइट कोई नंबर भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअली ही सोचते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस ही इनफाइनाइट पे जाके मिलती हैं, तो जब ये वाला एंड इनफाइनाइट की तरफ टेंड होगा तो जब आप ये एंगल आप देखोगे तो ये एंगल सीधे सीधे हो जाएगा 90 डिग्री, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लेंगे, यानी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से। ठीक वैसे ही ऊपर जब आप x लोगे और ये dx ऊपर लेते चले जाओगे तो इस थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और इनफाइनाइट पे जाने पे ये थीटा क्या होगा, प्लस 90। तो लोअर लिमिट होगी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू अपर लिमिट थीटा इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाई 2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद उसमें पहले अपर लिमिट पुट की जाती है और उसके बाद उसमें लोअर लिमिट पुट करी जाती है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आई पी इज इक्वल्स टू जी लेमडा बाई डी, इंटीग्रेशन हुआ साइन थीटा, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट रखते हैं, जी लेमडा बाई डी, थीटा की जगह ये वैल्यू रखेंगे साइन पाई बाई 2, फिर लगाते हैं माइनस साइन, इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिविनीज फॉर्मूला। फिर साइन इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस फिर से साइन 90 डिग्री 1, तो 1 और 1 हुआ 2। तो फाइनली ये आई पी आ जाएगा 2g लेमडा बाई डी, ये है हमारा आंसर। डायरेक्शन क्या होगी, ये जो लाइन है, जैसे इस पॉइंट को अगर Q कहा जाए तो टुवर्ड्स PQ, इस लाइन के अलोंग होगी, इस वायर की तरफ। वैल्यू कितनी आ रही है, 2g लेमडा बाई डी। तो अच्छा, यहां से IP प्रोपोर्शनल टू लेमडा है ना, यानी लीनियर मास डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और IP प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी भी है, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। बट पॉइंट चार्ज की वजह से जिस तरह से वेरिएशन होता था उससे ये अलग है। पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला क्या होता था, I इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो इसमें होता था I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें नीचे स्क्वायर नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई डी के। तो पहला स्टेप, पहला एग्जाम्पल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आर्क का। तो आगे बढ़े, अगला केस देखें, क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एक सर्कुलर आर्क है, हो सकता है इसका पूरा पूरा मास दिया जाए m, ये भी हो सकता है,
या हो सकता है इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दी जाए। दोनों में मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा। पहले लैम्डा के टर्म्स में निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे मास में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका सेंटर कहां होगा? यहां कहीं होगा। इसकी रेडियस मान ली जाए कितनी? कैपिटल आर। ये आर्क इस सेंटर पे पी पॉइंट ले लेते हैं, जो एंगल सबटेंड करता है ये मान लेते हैं अल्फा। कुछ बुक्स में हो सकता है कोई डेराइव कर रहा हो इसको 2 अल्फा ले, तो एक ही बात है, 2 अल्फा लो चाहे 4 अल्फा लो चाहे अल्फा लो, एक ही बात है। मैं अल्फा ले लेता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर की लाइन खींचेंगे। इस एंगल को ठीक बीच से काटती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस लाइन से गए आप थीटा डिग्री के एंगल पे, और आपने यहां एक पतली सी फिर ऐसी स्ट्रिप ली dx लेंथ की, और ये एंगल मान लिया आपने d थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पे जो मास होगा वो क्या होगा? छोटा सा मास होगा dm। dm इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा dx। अगर लीनियर मास डेंसिटी यानी यूनिट लेंथ पे मास लैम्डा हो, तो dx लेंथ पे जो मास आएगा dm वो क्या होगा? लैम्डा dx। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सभी ने पढ़ा है। तो अगर इसके लिए हम वो फॉर्मूला लगाएं, तो एंगल है डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ dx अपॉन रेडियस r। यहां से dx की वैल्यू हमें मिलेगी r d थीटा। इसको भी एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, इसका भी यूज होगा। फिर इस पे जो मास है dm, वो बताओ अच्छा एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, उसकी वजह से पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये इतना चौड़ा बनाया गया, इतना चौड़ा है नहीं, बहुत छोटा, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा है। तो ये ऐसा नहीं कि आप इसमें खो जाओ कि सर इतना बड़ा बनाए तो ये किधर जाएगा, अरे ये उसी लाइन की तरफ जाएगा। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? बहुत छोटी सी होगी, उसको डी ए मान लेते हैं, डी आई मान लेते हैं। ये एंगल है थीटा, उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग डी आई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा डी आई साइन थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक वैसे ही बताओ अच्छा अगर आप इधर जाओ और यहां पे एक छोटा सा ऐसे ही dx एलिमेंट कंसिडर करो, उसमें मास होगा dm, उसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो ऐसे होगी, उसका भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। बताओ अच्छा आपकी बार ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिख रहा है डी आई साइन थीटा और डी आई साइन थीटा कैंसिल होगा ना, और डी आई कॉस थीटा इस लाइन के अलॉन्ग मिलेगा, तो नेट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी पूछा जाए तो डी आई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का समेशन करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर इस आर को हम छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, तो जो भी टुकड़ा आप यहां लोगे उसका एक अपोजिट टुकड़ा यहां मिलेगा। इसकी वजह से जो भी इंटेंसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, इसकी वजह से भी जो इंटेंसिटी होगी उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होता चला जाएगा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जुड़ता चला जाएगा। तो क्या यहां पे ये कह सकते हैं कि पी पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सभी डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट्स का समेशन होगा, और ये वंस अगेन कोई ऑर्डिनरी समेशन नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन। अब देखो फिर आगे क्या करेंगे, डी आई की वैल्यू लिखते हैं। डी आई क्या है? इस छोटे से टुकड़े की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, उसके लिए लगाएंगे पॉइंट मास वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है? जी डीएम डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगी, आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। डीएम की वैल्यू देखो क्या है? लैम्डा डीएक्स। आईपी हो गया जी डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा वेरिएबल है और dx भी वेरिएबल है, तो अभी भी ये 2 वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये डब्बा यूज करेंगे, dx इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो यहां से आईपी हमें मिला इंटीग्रेशन जी लैम्डा dx की जगह आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा डी थीटा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर से आर कैंसिल हो गया, आईपी की वैल्यू हमें मिली जी लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा।
लिमिट लगाएंगे, इधर जाएंगे, थीटा की वैल्यू α/2 माइनस में लेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो भी थीटा की वैल्यू α/2, एक बार नेगेटिव में और एक बार पॉजिटिव में लेंगे। देखो यहां से इस वाली लाइन से हमने एंगल लिया है थीटा और ये लिया है dx। तो अगर इसको हम छोटे छोटे ऐसे कई सारे एलिमेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माने, तो जो यहां वाला पार्टिकल होगा उसके लिए जब आप इस थीटा को मेजर करोगे यहां से इस वाली लाइन से, तो वो मेजर्ड एंगल कितना आएगा α/2। और इस वाले पार्टिकल के लिए क्या होगा, इस वाले एलिमेंटल पार्टिकल के लिए फिर से थीटा की वैल्यू α/2 होगी। एक इधर जा रहे हो एक उधर, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस α/2 से ले लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू प्लस α/2। तो IP की वैल्यू कितनी मिली, इसका इंटीग्रेशन बताओ। अच्छा पिछले वाले की तरह डायरेक्ट लिख दें, साइन थीटा होगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन α/2 माइनस माइनस प्लस, फिर से साइन α/2, दैट इज ये आएगा g λ/r, और यहां होगा 2 साइन α/2। फाइनली इसको लिखते हैं IP इज इक्वल्स टू 2g λ/r साइन α/2। हो सकता है किसी बुक में देखने पे फॉर्मूला आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, हो सकता है उन लोगों ने 2α लिया हो। 2α लेंगे तो अल्फा अल्फा में कटेगा एंगल और यहां पे अल्फा ही आएगा। मैंने अल्फा लिया है तो फाइनल एक्सप्रेशन में α/2 आ रहा है। तो ये याद रखने वाली बात है कि हमने एंगल लिया अल्फा और फाइनल फॉर्मूले में α/2 मिला हमें। जैसे क्वेश्चन में अगर यहाँ 60 डिग्री एंगल दिया हो टोटल, तो यहाँ आपको कितना लेना होगा 60/2 दैट इज 30 डिग्री। तो उतने होशियार तो आप हो ही। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया। फिर इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें लैम्डा दिख रहा है, अगर मान लीजिए पूरे आर्क का मास दे दिया जाए तो मास के टर्म्स में अगर आंसर लाना हो, या 4 ऑप्शन में से जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहीं लैम्डा वगैरह नहीं है, तो क्या करेंगे। तो लैम्डा था क्या, लैम्डा था यूनिट लेंथ पे मास। तो इस आर्क की पूरी लेंथ निकाल लेते हैं, उस पर टोटल मास कितना है m। तो इतने लेंथ पे अगर मास m होगा तो यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वही लैम्डा होगा और उसी लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे। अब सवाल है कि ये लेंथ कितनी होगी। आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है, देखो जब ये पूरा सर्कल बनता है तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री, दैट इज 2π एंगल में जो सरकमफ्रेंस की टोटल लेंथ होती है वो होती है 2πr। तो यूनिट एंगल के लिए कितना होगा 2πr/2π। हेंस अल्फा एंगल के लिए कितना होगा 2πr/2π इंटू अल्फा। यही फॉर्मूला भी होता है 2πr डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू एंगल। अगर एंगल डिग्री में दिया है तो 360 डिग्री, रेडियन में दिया है तो इसको भी रेडियन में पुट करेंगे। तो फिलहाल रेडियन में ही रहने देते हैं। 2π से 2π यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, ये आएगा r अल्फा, यानी ये आर्क लेंथ निकल गई कितनी r अल्फा। ध्यान देना अल्फा यहाँ रेडियन में रखेंगे। तो अब ये जो r अल्फा की लेंथ मिली हमें टोटल, इस पे मास कितना है m। तो r अल्फा लेंथ पे मास है m, तो यूनिट लेंथ पे मास कितना होगा m/r अल्फा, और यही है हमारा लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू ये इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो IP की वैल्यू आ जाएगी 2g, लैम्डा की जगह m/r अल्फा डिवाइडेड बाई r इंटू साइन α/2। फाइनली फॉर्मूला क्या मिलेगा, फाइनली अब जो फॉर्मूला मिलेगा वो हो सकता है आपको बुक्स में या इधर उधर वीडियोस में आपको देखने को मिले। वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, सेम है, बस एक्सप्रेशन अलग अलग है, एक में लैम्डा और एक में इसका पूरा मास। तो फाइनली ये कितना आया भाई 2g m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा यहाँ लिख देते हैं, और इंटू साइन α/2। ये है फाइनल फॉर्मूला। और ध्यान देना अल्फा आपको रेडियन में पुट करना है। जैसे अगर 60 डिग्री होगी तो π/3, अगर 90 डिग्री होगा तो π/2। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी में अगर कोई पूछे, क्वेश्चन बनाए, एग्जाम देने गए, फिजिक्स वाला सेक्शन पलटे, पहला ही क्वेश्चन ये आ गया कि इस तरह से एक सेमी सर्कुलर आर्क है। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इधर होगी,
यानी इस सेंटर वाले पॉइंट से जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, उस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग टुवर्ड्स दिस आर्क, न कि इस आर्क से अवे, हमेशा किधर होगी, टुवर्ड्स दैट आर्क। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका मास गिवन है टोटल m, सेमी सर्कल है तो एंगल देने की जरूरत ही नहीं है, 180 डिग्री होगा, और रेडियस गिवन है कि भाई रेडियस इसकी r है। इस पॉइंट को कह दिया गया है कि p पॉइंट है। आप बताओ कि p पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी और किधर होगी। तो किधर होगी उसमें तो पता ही है, ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन इस डायरेक्शन में होगी, और कितनी होगी उसके लिए यही फॉर्मूला लगा देते हैं, IP इज इक्वल्स टू 2G, मास m ही दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू रेडियन में कितनी होगी, 180 डिग्री, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर साइन। यहां अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो IP की वैल्यू फाइनली हमें मिलेगी 2GM डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया ही होगा। फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ पे ये एंगल टोटल कितना हो, 90 डिग्री, तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के लॉन्ग इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी मिलेगी, बस यहीं पुट कर देना, 90 डिग्री बाई 2 साइन 45 डिग्री 1/√2, और यहाँ भी आप अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दैट इज पाई बाई 2 पुट करोगे, 2 चला जाएगा ऊपर, देख लेना कैलकुलेट करके। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि छोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लो। और अगर कंप्लीट सर्किल कर दिया जाए तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि 0 आएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे कॉमन सेंस से भी सोचो तो इस तरह का अगर कोई वायर हो और यहां पे हमसे इंटेंसिटी पूछी जाए, तो इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, तो ये वाला टुकड़ा इधर, ये वाला टुकड़ा इधर अपनी अपनी इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड देगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, मास सेम सेम, डिस्टेंस सेम सेम, तो इंटेंसिटी भी सेम सेम होगी। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, वैसे ये वाला इधर, ये वाला इधर कैंसिल, ये वाला इधर, ये वाला इधर कैंसिल। फॉर्मूले से भी रख के चेक करो, अगर ये पूरा कंप्लीट सर्किल बनता है तो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अच्छा, अब मान लो इसमें थोड़ा और वेरिएशन किया जाए, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाए। एक क्वेश्चन दे, चलो देते हैं। घर पे एक वायर लो और ऐसे मोड़ दो, यह है पॉइंट P, ये रेडियस है R। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। इसमें 3 सेक्शन है, ये स्ट्रेट, ये सेमी सर्कुलर आर्क, और वो स्ट्रेट पार्ट। सभी पार्ट का मास m गिवन है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है। P पॉइंट पे कहा जा रहा है कि नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बताओ। कैसे करेंगे, ये वाला जो स्ट्रेट वायर का पोर्शन है, ये P पॉइंट पे जितना भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देगा, उसकी डायरेक्शन तो नो डाउट इधर होगी। इसको अगर हम छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, इसको भी अगर कैलकुलेट करना हो सिंगल, तो इसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन फोर्स वाले में करवाए थे। तो ये वाला टुकड़ा इस पॉइंट पर इधर, ये वाला टुकड़ा भी इधर, ये वाला टुकड़ा भी इधर, ये वाला टुकड़ा भी इधर ही इंटेंसिटी देगा, सारा जोड़ के जो भी आएगा। तो अच्छा, इसकी वजह से भी उतना ही होगा ना, क्योंकि मास सेम सेम, डिस्ट्रीब्यूशन सेम सेम, डिस्टेंस भी सेम सेम। तो ये दोनों बताओ अच्छा एक दूसरे को ही क्या करेंगे, निपटा देंगे। तो बस ये सेमी सर्कल बचेगा, इसकी वजह से P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इसी की तरफ। और ये वाला केस तो अभी हम लोगों ने किया था, शायद ये वाला था, वो देख लेना। इसमें अल्फा की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 180 डिग्री, और सॉल्व कर लेना। तो ऐसा शेप भी बनाकर दिया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वाला पार्ट इनफाइनाइट और वो वाला पार्ट उधर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करवा दिया जाए, तो भी इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो इसकी वजह से मिलने वाली फील्ड से कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ यही बचेगा, और सॉल्व कर लेंगे। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, इसमें ये रेडियस है R
और ये रेडियस है 2r। मान लो इसमें लीनियर चार्ज, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। इस पॉइंट पर अगर हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जाए, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के अलोंग इधर होगी, इसको मान लेते हैं I1, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी, इसको मान लेते हैं I2। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी P पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? देखेंगे I1 और I2 में से कौन बड़ा है। सपोज I1 ज्यादा आता है और I2 कम आता है, तो नेट क्या होगा? I1 माइनस I2, और उसकी नेट डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ होगी। और अगर नीचे वाला ज्यादा आता है तो I2 में से I1 को माइनस करेंगे और नेट फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना, फिर देखना दोनों में से कौन बड़ा आ रहा है, कौन छोटा आ रहा है, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। इस तरह क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, तो आगे के किसी वीडियो में या चैप्टर के एंड में जो ऐसी वीडियोस बनती है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स बताते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा। तो आगे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वहाँ चेक कर लेना। वैसे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होमवर्क है, इसको ट्राई करना। तो आगे बढ़ा जाए। आर्क वाला केस एकदम अच्छे से हो गया, निपटा लोगे। आर्क वाला कोई केस आएगा तो चलो, बहुत अच्छा। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और केस देखते हैं। देखो अगले केस में चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ही शॉर्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। कोई बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए, तो इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इसमें देखो दो तरीके से फिगर बना सकते हैं, या तो ऐसे बनाया जाए और या तो ऐसे बनाया जाए। दोनों में से एक्यूरेट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट फिगर बन ही नहीं सकता है। यहां पे जो रिंग है वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और सेंटर से जाने वाली लाइन यानी एक्सिस ऐसे होगी, उसको प्रोजेक्ट करके बनाया जा रहा है। और इसमें भी जो रिंग है वो ऐसे है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन में, और उसकी एक्सिस यहां कहीं होगी, उसको प्रोजेक्ट करके बनाया जा रहा है। तो समझना होगा, इमेजिन करना होगा, ध्यान से देखना होगा। बट माइंड में उतनी पावर होती है वो समझ लेता है। तो मैं ये वाला फिगर बनाता हूँ ना, ये थोड़ा देखने में सही रहता है, इजीली समझ में आ जाता है। तो ये ले लेते हैं एक सर्कुलर रिंग, और ये रही उसकी एक्सिस। इसका रेडियस ले लिया जाए कैपिटल R, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इसी P पॉइंट पर इस पूरे रिंग की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। केस क्लियर हो गया। सेंटर पर अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 0 होगा, अभी डिस्कस किए थे। इसका जो टोटल मास है वो कितना है? m है। टोटल मास होगा तो लेमडा बना लोगे, लेमडा दिया जाएगा तो टोटल मास बना लोगे, वो तो कर ही लोगे आप। 2 पाई r लेंथ पे कितना मास है? m। यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा? m/2 पाई r, यही लेमडा हो जाएगा। फॉर्मूले में अगर m दिखे और लेमडा से रिप्लेस करना हो तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई r इंटू लेमडा। कहीं लेमडा हो और मास लाना हो तो लेमडा इज इक्वल्स टू m/2 पाई r कर लेना। तो ये तो अब आप कर ही लोगे। चलो इसको मैं धीरे धीरे बताता हूं आप, और पहले आपको सोचने का मौका देता हूं कि कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे। बताओ, सोचो कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड P पॉइंट पे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माना जाए, मान लेते हैं। किसी एक टुकड़े को पकड़ते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, लेकिन फिगर में आराम से समझ में आए इसलिए यहां पे एक टुकड़ा ले लेते हैं। इस टुकड़े की लेंथ dx होगी। dx का वैसे यहां कोई यूज नहीं होगा, इसलिए इस पे सीधे सीधे मास ही ले लेते हैं कि इसका मास है dm। अब सिर्फ इसको देखो, क्या ये P पॉइंट पर अपनी फील्ड क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा। फॉर्मूला क्या निकालेंगे? पॉइंट मास वाला लगाएंगे। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसी की तरफ होगी। छोटू मास है तो फील्ड भी छोटू होगा,
क्या मान लिया जाए, डी आई। ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो डी आई का एक कंपोनेंट नीचे डी आई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर डी आई साइन थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर चलते हैं इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट समझे, यहां कोई टुकड़ा ले रहे हैं तो डायमेट्रिक अपोजिट यानी अब ये वाला टुकड़ा कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर ये टुकड़ा हम लें, इस पे भी मास dm, इसकी वजह से भी यहां पे जो फील्ड होगी वो di, ड्यू टू सिमेट्री ये एंगल भी थीटा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही आएगा di cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा di sin थीटा। तो अच्छा फिर से di sin थीटा कैंसिल, और di cos थीटा सेम डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए ऐड होगा। फिर वैसे ही अगर यहाँ एक पॉइंट लिया जाए, यहाँ एक पॉइंट लिया जाए, तो इनकी वजह से भी जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी उसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग दिस एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आएगा। और फिर उसके अपोजिट वाले टुकड़े की वजह से जब हम इंटेंसिटी देखेंगे तो कॉस वाला कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आने की वजह से जुड़ता चला जाएगा और साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी पॉइंट पर इस पूरे के पूरे रिंग की वजह से जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सभी डी आई कॉस थीटा कंपोनेंट्स का सम होगा। और वंस अगेन ये कोई ऑर्डिनरी सम नहीं होगा। तो सीधे सीधे लगाएं, इसमें सीधे लगाते हैं फॉर्मूला। क्या लिखा जाए, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई कॉस थीटा। इंटीग्रेशन डी आई क्या होगा, डी आई इस डी एम की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी है, ये एक्स ये आर, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की स्मॉल आर। अरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहो तो आप रख सकते हो। देखो कॉस थीटा इस ट्राइंगल से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना जी। तो आईपी आ गया इंटीग्रेशन जी डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू बेस कितना है एक्स डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना है आर। तो आई पी इज इक्वल्स टू आ गया, देखो इसमें जी एक्स अपॉन आर क्यूब, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। चाहे हम कोई भी टुकड़ा लें, ये जो r है वो सेम होगा और r की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये स्मॉल r कांस्टेंट है, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है। x डिस्टेंस तो सेम नहीं रखी है हमने, इससे x डिस्टेंस पे ही हम p पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला आ जाएगा तब हम x को बढ़ा घटा के सोच सकते हैं कि फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बट एक पर्टिकुलर डेरिवेशन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में x तो फिक्स है। तो ये सारी कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लेते हैं, जी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, बचेगा इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम का क्या मतलब हुआ, इस अगर रिंग को हम ऐसे छोटे 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 कई सारे डीएम से मिलकर बना हुआ माने और उसको इंटीग्रेट करें यानी जोड़ें, तो जोड़ने से क्या मिलेगा, डीएम करते 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 जब जोड़ोगे तो उस पूरे रिंग का मास मिलेगा और पूरे रिंग का मास क्या है, कैपिटल एम। तो कितना सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बहुत ही इजीली सिर्फ कॉमन सेंस से आप इसको समझ सकते हो। तो आईपी की वैल्यू आ गई जी एक्स इंटीग्रेशन डीएम करते हुए सारे टुकड़ों के मास को हमने जोड़ा, ये आ गया कैपिटल एम और डिवाइडेड बाई ये आ गया आर क्यूब। यही है असली फॉर्मूला। उसके बाद इसमें r की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। r की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, r की वैल्यू पहले है क्या वो देख लेते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, r की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर रूट की जगह ऐसे लिखते हैं पावर 1/2 ना। r क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है 3/2। अब फाइनली आएगा आई पी इज इक्वल्स टू जी एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द रिंग।
along the axis towards the ring। अब इसमें अगर एक दो चीजें पूछे आपसे कि x पे ये किस तरह से डिपेंड करता है, और इसमें g, m और r तो कांस्टेंट ही है, तो डिपेंडेंसी देख लोगे। ध्यान से देखो, अगर पूछा जाए कि x पे कैसे डिपेंड करता है बताओ, तो इसके बारे में भी आप सोचना। चलो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क। इसमें क्या करना, आप होमवर्क में दो होमवर्क, i और x में क्या डिपेंडेंसी है वो है, और i और x में आपको एक ग्राफ भी बनाना है। चलो ये भी होमवर्क दे देते हैं, सोचना, नहीं तो अगली वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कंटिन्यूअस मास सिस्टम में इनफाइनाइट वायर, आर्क और ये रिंग वाला केस और उससे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगली वीडियो में गॉसेस लॉ पढ़ेंगे और स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देखेंगे, भीतर, सरफेस पे, बाहर, हॉलो स्फीयर की वजह से भी और सॉलिड स्फीयर की वजह से। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।